संसद के अंदर बुलंद करते हैं, उनको आमंत्रित करता आए भाई जितेंद्र हुड्डा जी और आपको संबोधित करें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे जो कि हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री रहे, हमारे बीच में हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी और उकलाना से पूर्व विधायक जो आपके बीच में बात कह रहे थे, भाई नरेश सेलवाल जी, हमारे बीच में हमारे अटेली से पूर्व विधायक और बहुत ही हमारे एक संघर्षशील जी, मेरे बचपन के बड़े बहुत ही हमारे एक भाई हैं, मेरे 25-30 साल से उनके साथ मेरा सुख दुख का बड़ा, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है। हमारे जिला पार्षद हैं मनीराम जी, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे भाई गोपीचंद कमिश्नर जी, नितिन जांगू जी, हमारे मनीराम जी एक सरपंच, संदीप पुनिया जी, हमारे भाई सुभाष भगत जी, हमारे भाई हेडमास्टर छोटू राम जी, सुभाष जी पक्का डेरा से, सुभाष पंत जी, मदन फौजी जी, मखन लाल टांक जी, अशोक कालीराम जी, बलराज शर्मा जी, एडवोकेट सुमन सहरावत जी, धर्मवीर दहिया जी, राम निवास जी, राजकुमार खोखर जी और हमारे भाई गौरव संपत सिंह जी, हमारे भाई भूपेंद्र कासमिया जी, अभिमन्यु पुनिया जी, जो विशेष तौर पे राजस्थान से जो यहाँ पे आए हैं, हमारे राजस्थान के NSUI जो कांग्रेस का छात्र संगठन है उसके अध्यक्ष भी रहे और अब यहाँ पे विशेष तौर से आए हैं, उनका बहुत बहुत हम हार्दिक स्वागत करते हैं अभिमन्यु पुनिया जी का। उनका जो है यहाँ पे हरियाणा में इनकी सारी सदरपुर में इनकी रिश्तेदारी है, पूरे कई गाँव में इनकी रिश्तेदारी है। तो अभिमन्यु पुनिया जी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम राजस्थान का। और एक और भाई हमारे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो है हमारे छात्र, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रधान भी रहे, और भाई हमारे अनिल चोपड़ा जी, वो भी बहुत राजस्थान के चमकते हुए आने वाले समय के भविष्य है, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। राजकुमार शर्मा जी, बलराज शर्मा जी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं मेरी बहनें, आपने एक एक बात सुन ली। अभी मेरे से पहले प्रोफेसर संपत सिंह जी ने और नरेश सेलवाल जी ने सारी बात बता दी कि भाई ये खट्टर सरकार जो बीजेपी की सरकार है, पिछले 8-9 साल से इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से कैसे उतारा। और आज हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, आज विकास तो ठप, वो बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, घोटालों में नंबर 1 है। और कहीं आज खट्टर साहब का मैं बयान सुन रहा था कि आदमपुर के अंदर हमने इतने विकास कार्य कराए और उन विकास कार्यों के आधार पर मैं मंडी आदमपुर में 1 तारीख की रैली करूंगा। तो आप भी मंडी आदमपुर में जाना रैली में, क्योंकि प्रचार जो है चुनाव का समय है। अगर आपको विकास दिखाई दे, अगर आपको चकाचक सड़कें दिखाई दें, अगर आपको स्कूल के अंदर टीचर दिखाई दें, अगर किसान के पास मुआवजा दिखाई दे, अगर आपको सारा विकास दिखाई दे, अच्छी सड़कें, पानी की व्यवस्था, बढ़िया काम दिखाई दे, तो भाई जरूर उनको वोट देना। लेकिन 9 साल में अगर आपको वहां सड़क नहीं और गड्ढे दिखाई दें, तो भाई थोड़ा सा लोकतंत्र के अंदर जवाब तो देना पड़ेगा। तो आज ये जवाब लेने का समय आ गया है। और बाकी बातें सारी बताई, मैं तो कुछ बातें वो बताऊंगा कि भाई पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, भाई ये जो सरकार है खट्टर सरकार, इस सरकार एक फैसला आपको ये करना है, एक बटन से 2 फैसले। पहला फैसला हरियाणा का, पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है। दूसरा फैसला आदमपुर के विधानसभा के विधायक का। तो भाई एक बात बताओ, इस सरकार को आप दोबारा से 5 साल के लिए हरियाणा में चाहते हो या हरियाणा में बदलाव चाहते हो? अगर बदलाव चाहते हो तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा विकास के मामले में आगे बढ़े, हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। तो भाई बदलाव, तो अगर आप बदलाव चाहते हो तो हमारा भी संकल्प है, कांग्रेस पार्टी का भी कुछ संकल्प है, वो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से बदलाव होगा। पिछली बार भी 2019 में भी लगभग बदलाव हो गया था, थोड़ी बहुत 1-2-4 सीट्स का फर्क की कसर रहेगी। ये ठीक कह रहा हूं ना, लोग तो पिछली बार भी परेशान थे, काम इन्होंने पिछली बार भी नहीं किए थे, लेकिन 2-4 सीट की कसर रहेगी। तो बदलाव तो होगा, और बदलाव आते ही कुछ फैसले करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, जब आपके आशीर्वाद सरकार बनी तो सबसे पहली कलम से बुढ़ापा पेंशन, देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे, ताकि एक परिवार में अगर 2 पेंशन आए तो 12000 पेंशन आए। और केवल पेंशन नहीं,
पेंशन के साथ साथ जो इन्होंने 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटवाने का काम हुआ है, उन 5 सारे पेंशनों को बहाल करके और बहाली ब्याज के समेत तो सारी बुढ़ापा पेंशन बहाल करते हुए 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करें। दूसरा हमारा संकल्प है, आपके आशीर्वाद से मौका मिला तो आज महंगाई की इतनी मार हो गई, हर गरीब आदमी के बजट को बिगाड़ दिया इस सरकार ने। कहते थे बिजली जो है, जब बीजेपी आएगी महंगाई कम कराएगी, लेकिन नारा कुछ और देते हैं। इसका बीजेपी का मतलब है बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। महंगाई कम कराने की बात थी, लेकिन आपको मुझसे ज्यादा पता है, जब 350 और 400 रुपए सिलेंडर था हमारे टाइम में, अब कितने पे सिलेंडर है? 400 से कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? 1100 जो बता रहे हैं। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ये तो भाई देखो ये तो सिलेंडर छोड़ने की भी बात कर रहे हैं भाई। ये ठीक बात है। और 1100 जो बता रहे हैं वो 1 महीने पहले भरवा के आए थे, इस बार जाओगे तो 1190 पाएगा, 1190 हो चुका है। तो और अगली बार जाओगे तो चाहे डीजल पेट्रोल सिलेंडर जो है, कोई भी आज एक सब्जी दाल हर चीज पे जीएसटी ऐसी ठोक दी जो है कि आज महंगाई, हर गरीब आदमी का बजट बिगड़ गया। और सबसे महंगा है तो बिजली का बिल महंगा है, सबसे ज्यादा हरियाणा में बिजली महंगी होगी। इसीलिए हमने संकल्प किया है कि गरीब आदमी के लिए बिजली फ्री करने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली हर आदमी को माफ करने का काम करेंगे ताकि एक राहत मिले, 300 यूनिट बिजली राहत मिले। इसी तरीके से आपको याद होगा मंडी आदमपुर में सारे कर्मचारी प्रदेश से इकट्ठे हुए थे एक बात को लेकर, पुरानी पेंशन स्कीम। जैसे कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी है कर्मचारियों के लिए, पहली कदम से हम भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का काम करें। आपको याद होगा हमारी सरकार में जो भी कह रहे थे, सेलवाल साहब, नरेश सेलवाल जी बता रहे थे, 100 गज के प्लॉट की स्कीम आई थी। पता नहीं अपने गांव में कटे थे कि नहीं कटे थे? 100 गज के प्लॉट अपने गांव में भी कटे थे, वो स्कीम आई थी। मगर इस सरकार में आते, हमारे सरकार के समय 3,92,000 परिवारों के 100 गज के प्लॉट काटे गए थे अलग अलग गांव में, पूरे प्रदेश में। लेकिन इस सरकार, खट्टर सरकार में आते ही एक दूसरे हफ्ते ऑर्डर निकाल दिया खट्टर साहब ने कि भाई 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म, बंद की जाए। उसके बाद ना तो किसी नए प्लॉट कटे, ना किसी नए एक भी पात्र को प्लॉट मिला, और ना ही जहां प्लॉट कटे थे वहां विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई। उन कॉलोनियों का कोई विकास नहीं हुआ। पता नहीं अपने गांव की क्या स्थिति है। तो है निकले नहीं प्लाट, वो ऐसे ही पड़े जी, ऐसे ही पड़े। हाँ। लेकिन ऐसे ही पड़े, ना कब्जे, कई जगह ना कब्जे मिले, ना प्लॉट का विकास हुआ। तो हमारा संकल्प है, ये जो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हैं, छत्तीस बिरादरी के, बीपीएल के परिवार है, और जो मनरेगा के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सब के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम जो बंद कर दी थी इन्होंने, उस समय 3,92,000 परिवारों को मिले थे। दोबारा से स्कीम को शुरू करेंगे। हर पात्र परिवार को 100 गज का प्लॉट दिलवाएंगे। उन प्लॉटों की जो कॉलोनियां हैं, उन पूरी कॉलोनियों का विकास कराएंगे, और हर 100 गज के प्लॉट पर सरकारी खर्चे से दो कमरे का एक किचन और एक किचन बाथरूम सेट, भाई 2 कमरे का बढ़िया मकान बनवा के सरकार की तरफ से वो देना काम करेंगे, ताकि गरीब आदमी को ये चिंता ना हो कि भाई अगली पीढ़ी के सर पे छत जो है कि नहीं। जो नरेश जी ने ठीक कहा, हमारे समय 90,000 की 91,000 की किस्त आती थी, लेकिन इस सरकार ने मकान की किस्त बंद कर दी। फॉर्म तो भरवाए, लेकिन एक भी मकान कहीं पिछले 8-9 साल से गरीब आदमी का आया नहीं। इसी तरीके से हमारा एक और संकल्प है कि भाई जैसे ही इस सरकार ने बुढ़ापा पेंशन काट दी लोगों की, पीले कार्ड भी काटने का काम हुआ। इसीलिए हमारा संकल्प है कि भाई सर्वे कराएंगे, ताकि पीले कार्ड में और उस सर्वे में एक कराएंगे कि भाई किसी का कटे नहीं और किसी का छूटे नहीं। जिसके जो है तो पीले कार्ड का सर्वे नए सिरे से कराने का काम करेंगे। राशन डिपो जो है के माध्यम से हमारे समय जिस तरीके से तेल, चीनी और दाल राशन डिपो के माध्यम से, तो भाई वो सारी जो स्कीम इन्होंने बंद करी है, उनको दोबारा से उन स्कीमों को लागू कराने का काम करेंगे। ताकि इसके साथ साथ हमारा संकल्प है किसान की फसल एमएसपी पे लेने का काम करेंगे, और किसान को समय समय पे बोनस देने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है, ये जो स्कूल बंद कर रहे हैं,
आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में 2500 नए स्कूल बने थे और 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई प्रदेश में, जिसमें जेबीटी, कंप्यूटर टीचर, गेस्ट टीचर। मगर ये खट्टर सरकार ने 8 साल में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं करी। एक जो बात नरेश जी ने आपको नहीं बताई और जो प्रोफेसर संपत सिंह जी के भी उसमें बात में नहीं आई कि इस सरकार के अंदर सरकारी नौकरियों को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। 1,80,000, क्योंकि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की तरफ, निजीकरण के माध्यम से कहीं क्रीमी क्लियर, कहीं निजीकरण, 1,80,000 सरकारी पदों को समाप्त करने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है, जिससे नुकसान सभी का हुआ है। प्रदेश का नौजवान, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना हरियाणा प्रदेश का नौजवान कर रहा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुकसान एससी के मेरे भाई और बैकवर्ड के मेरे भाइयों को हुआ है। इसीलिए हमारा संकल्प है कि भाई सरकार बनते ही वो जो सारे पद समाप्त हुए हैं 1,80,000 उनको बहाल करके और प्रदेश में सरकारी नौकरियां निकलवाने का काम करेंगे, ताकि हमारे भाइयों को अवसर मिले। बेरोजगारी की जो स्थिति बन गई है प्रदेश में, उस स्थिति में कुछ ना कुछ राहत मिल सके। इसी प्रकार से जो सफाई कर्मचारी हैं, जो चौकीदार है, जो हमारे समय के भर्ती हैं, और जो मनरेगा के जो मैट, इनकी भी भर्ती पक्का परमानेंट पक्की भर्ती निकाल के, और सफाई कर्मचारी और जो हमारे मैट हैं और जो चौकीदार जो लगे हुए हैं, इनको पक्का करने का काम करेंगे, ताकि तो ये सारे हमारे संकल्प हैं। कुल मिला के हरियाणा को विकास में आगे लेके जाने का काम करेंगे, तो उसमें आपका साथ और सहयोग, क्योंकि ये जो आप फैसला करेंगे, ये हरियाणा की अगली सरकार का फैसला भी यहीं से करेंगे। इसीलिए ये बातें आपको बतानी जरूरी। बाकी कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इनको बहुत कुछ मिला था, लेकिन उन्होंने खोया। पिछले 10 साल में 2 बार कांग्रेस छोड़ी, 2 बार बीजेपी छोड़ी। इस वजह से ना कांग्रेस वाले जो है, ना कांग्रेस पार्टी इनको जो है वो तवज्जो, और ना बीजेपी में उनको वो तवज्जो मिल रही। आज ये खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी ठीक है, क्योंकि आज से 4 महीने पहले यही कहते थे कुलदीप बिश्नोई जी कि बीजेपी ने हरियाणा का नाश कर दिया, भट्टा बिठा दिया, किसी पे विश्वास करना लेकिन बीजेपी पे विश्वास न करना। कहते थे कि नहीं कहते थे? 4 महीने पहले, उससे 4 साल पहले कहते थे कांग्रेस ने भट्टा बिठा दिया, उससे 5 साल पहले बोलते थे कि बीजेपी ने भट्टा बिठा दिया। पहले कांग्रेस में थे, फिर पार्टी अलग बनाई, बीजेपी से समझौता किया, फिर उसके बाद दोबारा कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस छोड़ के भी दोबारा बीजेपी में। इस सारे में वो खुद भी जो उनका खुद कद था, उन्होंने खुद का कद को भी घटाने का काम किया, और साथ में आदमपुर के विकास को, आदमपुर हल्के को भी, आज प्रदेश में इतना बुरा हाल, विकास के मामले में इतना बुरा हाल, इतनी टूटी सड़कें किसी और प्रदेश में तो हो सकती है, मगर हरियाणा में आदमपुर के अलावा कहीं आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आज तो सही बात है। तो ये ना पानी, ना सड़क, ना किसान को मुआवजा, ना गांव, ना स्कूल में टीचर, ना अस्पताल में डॉक्टर, ना सड़क पे जो है कोई, ना सड़क पे, ये स्थिति बन गई आदमपुर की। और हाँ जी, और ये भी कह रहे हैं कि ये भी एक ठीक बात, अंकल ने ठीक बात बताई। एक सेना की भी भर्ती होती थी, सेना की भर्ती भी पिछले 4 साल से सेना की भर्ती बिल्कुल बंद बीजेपी की सरकार में, और अब नई भर्ती लेके आए हैं, नई भर्ती लेके आए हैं, जिसमें 4 साल के बाद बिना पेंशन के छुट्टी होके वापिस आ जाओगे। जो नई भर्ती भी हो रहे हैं, उनके घर वाले भी उनके रिश्ते के लिए जब बात करेंगे तो दूसरे वालों को ये पूछेंगे उनसे कि भाई जब बताइए तो फौज में भर्ती हुई है, बोला भाई फौज में कौन सी भर्ती हुई है, कच्ची हुई है कि पक्की हुई है, ये पूरी ये पूछ। तो ये स्थिति आ गई देश की। तो ये खैर एक बात है। तो कुलदीप जी का तो ये है कि आज कुलदीप जी की हरियाणा में कांग्रेस में बड़ा स्थान था इनका, क्योंकि हम चौधरी भजनलाल जी की इज्जत करते हैं, कांग्रेस पार्टी चौधरी भजनलाल जी का सम्मान करता था, और इसीलिए इनका उस सम्मान की वजह से कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। कांग्रेस में जो 2-3 लोग थे प्रमुख, 2-4 लोग, उनमें इनकी गिनती थी, इनका मान सम्मान था। लेकिन चौधरी उदयभान जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके बारे में कुछ ऐसे बातें बोलकर, जो बातें मैं समझता हूं उनको दोहराना भी हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन वो सब बोलकर तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया। मगर असली बात यह है, उदयभान जी के बारे में इन्होंने बोला जो बोला, वो जो है वो तो हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत इन पर बीजेपी ने दबाव बनाया, बहुत से बीजेपी की जांच एजेंसियां हैं, भ्रष्टाचार के बहुत से मुकदमे हैं, मैं नहीं, आपको सारी बात पता है, इन मामला कुछ और था, लेकिन उस वजह से
मैं पूछना चाहता हूं, उस वजह से बीजेपी में आपका कौन सा सम्मान आया? कांग्रेस में तो 2-4 लोगों में आपकी गिनती थी, बीजेपी की लिस्ट में इनका 32वां नाम आया। और कांग्रेस के तो कार्यालय में, चंडीगढ़ में भी चौधरी भजन लाल जी की हमारी फोटो है, तस्वीर है, हम उनका सम्मान करते हैं। हिसार में भी उनकी तस्वीर है, दिल्ली वाले हमारे कार्यालय में भी तस्वीर है। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के किसी एक हिसार में भी अगर ये तस्वीर लगा दे चौधरी भजन लाल जी की, क्योंकि बीजेपी की के कार्यालय में तो किस किस की तस्वीर लगती है आपको पता है, उसके आगे कोई, तो ये कहां सम्मान था? आज वहां पे फोटो भी लगवाने की जो परिस्थितियों में नहीं, तो कितना बड़ा नुकसान अपना भी किया, इन्होंने हल्के का भी किया। मगर अब मौका है बदलाव का, अब वक्त है बदलाव। और एक मैं बता रहा हूं, जो नरेश जी बता रहे थे, ये इलेक्शन आप जीत चुके हो, उसके ये आप इस बात से अंदाजा लगा दो कि भाई मुख्यमंत्री जी आए अभी तक खट्टर साहब, यानी कि अगर जीतते दिखते तो 2-4 अभी कई बार आ लेते। आखिरी दिन देखो, आखिरी दिन तो फॉर्मेलिटी पूरी आके, आखिरी दिन तो भाई जो है कि भाई ये देखो, बीजेपी का इलेक्शन है, एक मुख्यमंत्री है, आखिरी दिन फॉर्मेलिटी के लिए तो आ रहे हैं, यानी कि भाई कोई अपने गले में हार नहीं पे, जो ना ये हार है, ये इन्हीं के गले में हार डाल रहे हैं। देखो, तो ये आपकी जीत हो चुकी है, हवा आपकी बन चुकी है, मुझे विश्वास है। तो भाई एक बार आखिर में इस जीत में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अपने गांव की छत्तीस बिरादरी का पूरा आशीर्वाद, अपना गांव किसी से पीछे तो नहीं रहेगा इस जीत में? एक बार हाथ खड़ा करके भाई अपना पूरा गांव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।